रजनी, आज तुम्हें ऐसा खाना बनाना है कि सब तुम्हारा गुण देखे, ना कि तुम्हारा रंग रूप। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैंने माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर ली है और माँ ने भी परिवार वालों को देखते हुए तुम्हें अपना लिया है। लेकिन आज तुम्हें अपने हाथों के खाने से सबका दिल जीत लेना है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो कि सबको बहुत पसंद आएगा और सब मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। उसके बाद मम्मी जी भी मुझे अपना लेंगी। ठीक है, अब तुम जल्दी से रसोई में जाओ और जाकर खाना बना लो। तब तक मैं हाथ मुंह धोकर खेत पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। दरअसल रजनी ने अर्जुन से लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी सास माया को रजनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर परिवार वालों के दबाव के चलते माया ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब रजनी जैसे ही सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तभी रसोई के बाहर खड़ी हुई माया उसे टोक देती है और कहती है, सुन लड़की, तुझ जैसी काली लड़की रसोई में खाना नहीं बना सकती। मैंने बहुत मेहनत करके इस रसोई की पूजा की है, इसलिए मैं तुझ जैसी लड़की को अपनी रसोई में नहीं घुसने दूंगी। माँ जी, भला आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं भले ही काली रहूं या गोरी, लेकिन आपकी अपनी बहू हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकती है? अब मैं इस घर की बहू हूँ। मेरा बस चलता तो तुझे शादी के फेरों के समय ही जलाकर राख कर देती। वैसे भी तेरी काली रंगत पर क्या ही फर्क पड़ने वाला था, लेकिन तू मेरे बेटे की जिद थी जिसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाई। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर अपनी रसोई बनानी है तो जाकर खेतों में बना ले अपने लिए एक अलग रसोई, पर मैं तुझे इस घर की रसोई में घुसने तक नहीं दूंगी। माया ये बोलकर रसोई में ताला लगा देती है, जिसे देख रजनी काफी उदास हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद माया उसे कुछ बर्तन निकाल कर दे देती है। अब रजनी उन बर्तनों को उठाकर अपने ससुराल के पास खेतों में जाती है और एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार करती है और रोते हुए खुद से कहती है, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले ही भगवान ने मुझे काला रंग दे दिया, इतना प्यार करने वाला पति मिला तो इतनी जालिम सास मिल गई। मैं कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगी? मैं अपनी सास का दिल कैसे जीतूंगी? रजनी रो रही होती है, लेकिन किसी तरह फिर भी वो आटा तैयार करती है और सब्जी और रोटी बनाकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। और अर्जुन उसे बाहर से खाना लाते हुए देखकर कहता है, तुम ये खाना बाहर से बनाकर क्यों ला रही हो? तुमने घर में खाना नहीं बनाया क्या? अर्जुन, माँ जी ने बोला कि मैं रसोई के अंदर नहीं बना सकती क्योंकि मैं काली हूँ और उनकी रसोई में कोई काली लड़की जाए उन्हें ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं बाहर खेतों में अपनी रसोई तैयार करके आई हूँ। अब से मैं वही खाना बनाया करूँगी। माँ ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? रुको, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। ये तो पूरी तरह से गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम उनके घर की बहू हो तो इस घर की इज्जत हो तुम। नहीं अर्जुन, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे। वो जो भी कर रही है कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, ये सास और बहू के बीच का मामला है। रजनी की बात सुनकर अर्जुन कुछ नहीं कहता और उसके कहने पर वो अपनी माँ से बात करने भी नहीं जाता। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और ससुर रजनी की तारीफ करते हुए कहते हैं, रजनी बहू, तूने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इसमें धीमे धीमे मिट्टी की खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यार से बनाया है तुमने ये खाना। पर हमारे घर में तो गैस है और ये तो मिट्टी के चूल्हे की रोटियां लग रही हैं। पिताजी, ये खाना मैंने मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है। माँ जी ने मुझे रसोई में खाना नहीं बनाने दिया, तो मैंने अपने घर के पास के खेतों में ही एक छोटी सी रसोई बना ली है। माया, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम हमारी बहू को रसोई में खाना बनाने क्यों नहीं दे रही? तुम्हें किस चीज की अकड़ है? अब तुम बुढ़ी हो चली हो। आज नहीं तो कल बहू को इस रसोई में खाना बनाना ही है। मेरे जीते जी ये इस रसोई में पैर नहीं रख सकती। इस घर में कदम रख लिया है वही बहुत है, वो भी तुम लोगों की जिद के कारण। मैंने तो अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर लड़की का रिश्ता देखा था कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। कोई बात नहीं बाबा, रजनी को खेतों की रसोई से कोई दिक्कत नहीं है और मुझे रजनी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ मैंने शादी की है और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन जैसे मैंने रजनी के रंग रूप नहीं बल्कि उसके गुणों को देखा है, वैसे ही माँ भी उसके गुणों को जरूर देखेंगी, जिसके बाद माँ खुद रजनी को अपना लेंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वो माँ का दिल जरूर जीतेगी।
अर्जुन की बात पर रजनी मुस्कुराती है पर कुछ कहती नहीं। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन तेज धूप में माया रजनी के पास आती है और उससे कहती है, रजनी बहू, बाहर जो चूल्हा रखा है उस पर मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बना दे। आज मेरा बाजरे की खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। पर माँ जी, बाजरे की खिचड़ी तो सर्दियों में खाई जाती है, इस समय तो आपको वो नुकसान करेगी और आप मुझसे बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए कह रहे हैं। मेरा जब जो खाने का मन करेगा मैं वो बोलूंगी, इसलिए अपना दिमाग और मुंह ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुझे बोल दिया है कि मुझे बाजरे की खिचड़ी खानी है तो मुझे बाजरे की खिचड़ी बना कर ही दे। ठीक है माँ जी, बस आप बुरा मत मानिए, मैं अभी आपके लिए बाजरे की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। सास के कहने पर बेचारी रजनी तेज धूप में बाहर खेत में जाती और अपनी सास के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाने लगती है। खिचड़ी बनाते हुए काफी देर हो जाती है और गर्मी के कारण उसको हल्का सा चक्कर भी आने लगता है। पर ये सब कुछ वो अपनी सास को जाहिर न करते हुए खुद की किस्मत को कोसते हुए कहती है, ना जाने क्या दिक्कत है माँ जी को मुझसे। अगर मैं रंग की काली हूँ तो क्या हुआ, वो मेरा मन भी तो देख सकती है ना। पर उन्होंने कभी भी मुझे अंदर से जानने की कोशिश ही नहीं करी, हमेशा मेरे काले रंग की वजह से मुझे जज किया। भगवान जाने मेरी किस्मत में मेरी सास का प्यार है भी या नहीं। रजनी बेचारी बाजरे की खिचड़ी लेकर आ रही होती है कि तभी उसे धूप से चक्कर आ जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आसपास बाजरे की खिचड़ी को गिरा हुआ देख घबराते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। अगर माँ जी को मैंने ये बताया कि खिचड़ी गिर गई तो बेकार में वो और ज्यादा गुस्सा करेंगी। कुछ भी हो जाए, मुझे दोबारा खिचड़ी बनाकर जल्दी से माँ जी को खिलानी होगी। रजनी अब दोबारा से बाजरे की खिचड़ी बनाती है, जिसके बाद अब फिर से रजनी खुद को संभालती हुई बाजरे की खिचड़ी बनाकर माया के पास लेकर जाती है और माया खिचड़ी देखकर कहती है, बड़ी जल्दी खिचड़ी बनाकर ले आई, अब तो मेरा खिचड़ी खाने का मन ही नहीं है। एक काम कर, ये खिचड़ी तू ही खा ले। वैसे भी गर्मी में बाजरा खाने से मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी और तू तो काली है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये खिचड़ी तू ही खा ले। माया अपनी बहू से ये बात बोल ही रही थी कि तभी रजनी के ससुर माया के पास आते हैं और कहते हैं, माया, तुम्हें बहू के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अच्छे से जानता हूं कि सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी खाई जाती है, लेकिन फिर भी तुमने उसे बाजरे की खिचड़ी बनवाई और अब तुम खाने से भी मना कर रही हो। अरे कम से कम अब तो रसोई का ताला खोल दो, क्यों उसे परेशान कर रही हो? मैंने तुम लोगों से अपनी बातें बोलती है, इसलिए मुझसे ज्यादा बहस करने की कोशिश भी मत कीजिए। इस काली बहू की रसोई खेतों में ही होगी, मैं इसे मेरे घर की रसोई में घुसने के लिए कोई भी मौका नहीं देने वाली। माया की बात का अब कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन रजनी देखती है कि माया अभी तक सोकर नहीं उठी है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास बुखार से तड़प रही है। ये क्या हो गया आपको? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। हे भगवान, अर्जुन और ससुर जी भी घर पर नहीं है, अब मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं? पानी 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 पानी। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रजनी अब भागकर अपने खेतों की रसोई में जाती है और पानी ढूंढने लगती है, लेकिन पानी खत्म हो चुका था, जिसे देख वो परेशान हो जाती है। ये क्या, ये सारा पानी तो सूख चुका है, पर माँ जी को प्यास भी लगी है। अब मुझे ना चाहते हुए भी माँ जी के रसोई में घुसना ही होगा। रजनी अब ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और उसकी कमर में बंधी हुई रसोई की चाबी को निकाल लेती है और रसोई का ताला खोलकर माया के लिए पानी लेकर आती है और माया को पानी पिलाती है। माँ जी, अब आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, उठ जाइए। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने अपनी माँ को खो दिया है, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। रजनी ये बोलती है कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब वो दोबारा रसोई में जाती है और माया के लिए काढ़ा बनाकर लाती है, जिसे पीने के बाद माया को अब थोड़ा अच्छा लगता है। जिस पर माया रजनी से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत परेशान किया और सच में तुझे काली होने के चलते बहुत ज्यादा सुनाया, जबकि तू दिल की बहुत अच्छी थी।
मैंने कभी तेरा दिल देखने की कोशिश ही नहीं की, पर आज के बाद काली बहू की रसोई खेतों में नहीं होगी, वो अपनी खुद की रसोई में खाना बनाएगी। माया इतना कहती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश होने लगती है। तभी वहां पर अर्जुन और ससुर आ जाते हैं और कहते हैं, रजनी बहू, जब माया ने तुझे अपनी रसोई में जाकर खाना बनाने की इजाजत दे दी है तो अब तुम सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी बना कर ले आओ। ऐसे मौसम में चाय पकौड़े खाने का तो स्वाद ही अलग है। अब रजनी भी मुस्कुराती हुई अपने रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसकी खेतों की रसोई का मिट्टी का चूल्हा बह जाता है, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। वंदना शहर की सबसे अमीर औरत थी। उसकी कई फैक्ट्रियां थीं और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस भी थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। वंदना के परिवार में उसकी 2 जुड़वा बेटियां थीं, जिनका नाम कशिश और करिश्मा था। दोनों ही बहनें बहुत ही नरम दिल और दयालु थीं। वो अपनी माँ से छुपकर गरीबों की मदद किया करती थीं। और ऐसा ही एक दिन था जब दोनों बहनें बहुत सारे खाने का सामान, खिलौने और गुब्बारे लेकर एक गरीब बस्ती में जाती हैं और वहां बहुत सारे गरीब बच्चों को वो सारा सामान देती हैं। कितना सारा खाने का सामान है। थैंक यू दीदी। दीदी, अगली बार आओ तो मेरे लिए सुंदर से कपड़े लेकर आना। ये देखा करिश्मा, मैं यही कह रही थी कि हम कुछ तो भूल रहे हैं। कपड़ों का ध्यान तो हमें आया ही नहीं। कोई बात नहीं, चल फिर से आ जाएंगे। एक काम करो, तुम सब बच्चों को ध्यान से देखो और हम ऐसा करेंगे, इन्हीं के नाप के कपड़े लेकर आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर बहुत देर तक वो उन सभी बच्चों के साथ खेलती रहीं और फिर घर आ गईं। 1 घंटा हो गया है मुझे ऑफिस से आए हुए। कहाँ थी तुम दोनों? वो मम्मी, पेपर पास आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम दोनों बहनें लाइब्रेरी गई थी। चलो, ये तो अच्छी बात है। कम से कम तुम दोनों ने पढ़ाई पर ध्यान देना तो शुरू किया। देखो, आगे ये सारा कारोबार तुम दोनों ने ही संभालना है, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। हाँ मम्मी, हमें पता है। इसीलिए तो हम लोगों ने सोचा कि लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। वहां पर बड़ी शांति होती है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम लोग डिनर करते हैं। फिर दोनों बहनें अपनी माँ के साथ रात का खाना खा रही थीं कि तभी करिश्मा वंदना से कुछ पैसे मांगती है। इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो तुम दोनों को मैंने पॉकेट मनी दी थी। अरे मम्मी, आप नहीं जानती हो, कॉलेज में सभी लड़कियों के बीच में आपस में शर्त लग गई। फिर मैंने भी कह दिया कि मेरी मम्मी सबसे अमीर है। बताओ कितने की पार्टी चाहिए? और ये सुनकर वंदना खुश हो जाती है और अपना कार्ड करिश्मा को पकड़ा देती है। जाओ, जैसी पार्टी देनी है वैसी पार्टी दो। वंदना खुद भी दिखावे की लाइफ जीती थी और चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियां भी ऐसी ही जिंदगी जिएं। लेकिन करिश्मा और कशिश दोनों बहनें गरीबों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थीं और इसलिए कभी न कभी वो सबकी मदद करती रहती थीं। अगले दिन दोनों बहनें एक दुकान से बहुत सारे कपड़े खरीदकर बस्ती में आती हैं और बच्चों को कपड़े बांटने लगती हैं। सब बच्चे बहुत खुश थे। तभी वहां से गुजरती हुई वंदना की नजर अपनी दोनों बेटियों पर पड़ती है और उसे वो सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर घर आने पर, कैसी रही तुम दोनों की पार्टी? पार्टी? अरे मम्मी पूछो मत, बस मजा ही आ गया। सारी लड़कियां हैरान थीं कि हमने इतना खुला खर्च किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम दोनों इस घर में काफी बोर हो रही होगी। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए तुम्हें ट्रिप पर भेज दूं, इसलिए जाओ, जाकर अपने कपड़े पैक कर लो। और ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। जल्दी से अपना सामान पैक करके नीचे ले आती हैं। तुम दोनों ने क्या सोचा कि तुम दोनों आकर मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे सच कभी पता नहीं चलेगा? तुम दोनों को मैंने कितनी बार मना किया है कि झुग्गी बस्तियों में मत जाया करो, पर नहीं, तुम दोनों को तो वहां जाने की आदत पड़ गई है। तो तुम दोनों अब वहीं क्यों नहीं रह लेती? मेरा पैसा बर्बाद करते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं आती? लेकिन मम्मी, हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। वो बेचारे इतने गरीब हैं, वो चीजें खरीद नहीं पाते। बस हम लोग
उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए ये सब करती हैं। हाँ तो करो, लेकिन अपने पैसों से करो। मेरा पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी, आगे चलकर आपका पैसा भी तो सब हमारा ही होगा। क्या बात है, आगे चलकर तुम सारा पैसा इसी तरह बर्बाद कर दोगी और मैं देखती रहूंगी। अब तुम दोनों बहनें एक काम करो, अपने सामान के साथ अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ। जितने भी कार्ड तुम्हारे पास हैं वो सब मुझे दे दो। गाड़ी भी अब तुम इस्तेमाल नहीं करोगी। जाओ, जाकर उन्हीं लोगों के साथ रहो और मैं भी देखती हूं कि वो लोग तुम्हारा कितना साथ देते हैं। दोनों बहनें वंदना को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वंदना का पारा 7वें आसमान पर था। वो उन दोनों को रात को ही घर से बाहर निकाल देती है और गार्ड से कहती है कि इन दोनों को अंदर मत आने देना जब तक इन दोनों की अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती। अब दोनों बहनें अपने सामान के साथ खुले आसमान के नीचे खड़ी हुई थीं। इस बार तो मम्मी ने सचमुच में हद कर दी। बताओ, हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगता है वो हमारी सगी माँ ही नहीं है। ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था हमने? कम से कम हमने पैसा बर्बाद तो नहीं किया था, लोगों की मदद ही की थी ना। लेकिन अब हम दोनों क्या करें, कहाँ जाएं? दोनों बहनें चुपचाप अपना सामान लेकर धीरे धीरे चलते हुए एक बस्ती के पास आ जाती हैं, जहां थोड़ी देर पहले वो बच्चों के चेहरे पर खुशियां देख रही थी। सारी बस्ती सुनसान पड़ी थी। एक दो कुत्ते इधर से उधर घूमते हुए भौंक रहे थे। हम तो किसी सहेली के पास भी नहीं जा सकते, क्या कहेंगी हमारी सहेलियां? एक काम करते हैं, वो बेंच देख रही हो, वहां जाकर आराम से बैठ जाते हैं। कल सुबह की सुबह देखेंगे। दोनों बहनें उस बेंच पर बैठकर पूरी रात निकाल देती हैं। सूरज के उजाले के साथ जब कुछ लोग वहां पर आते हैं तो करिश्मा और कशिश को इस तरह बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, तुम दोनों तो वही हो ना जो बस्ती के बच्चों के लिए सामान लेकर आती हो? हाँ काका, हम दोनों बहनें वही हैं। क्या हमें यहाँ पर कहीं रहने की जगह मिलेगी? अरे, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? इतने अमीर घर की लड़कियां भला यहाँ झुग्गी बस्ती में क्यों रहेंगी? अभी तो हम लोग अमीर नहीं हैं, ना ही हमारे सर पर छत है। अगर आप लोग मदद करते तो अच्छा होता। और जैसे ही बस्ती के लोगों को ये पता चलता है तो वो जल्दी से एक खोली तैयार कर देते हैं। अरे बिटिया, तुम दोनों हमारी इतनी मदद करती हो, क्या हम इतना भी नहीं करेंगे? तुम दोनों यहाँ आराम से रहो और खाने पीने की चिंता भी मत करना। थोड़ी ही देर में किसी के घर से नाश्ता तैयार होकर आ जाता है। दोनों बहनें आराम से नाश्ता करती हैं। समझ नहीं आ रहा, हमने मम्मी को कितना समझाया, लेकिन उनका गुस्सा तो बाप रे बाप। अब कॉलेज भी नहीं जा सकते, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मन छोटा मत करो, हमें कोई ना कोई काम करना होगा। और काम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। कुछ औरतें उन दोनों के लिए खाना लेकर आती हैं। देखो बेटी, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें हम लोगों के साथ आकर रहना पड़ा? अगर तुम अपनी परेशानी बताओ तो हम तुम्हारी मदद करें। फिर दोनों बहनें उनको सब कुछ बता देती हैं। हाय, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या एक माँ ऐसा भी कर सकती है? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें काम बताती हूँ, अगर तुम दोनों कर सको तो। फिर वो औरत उन्हें बताती है कि वो पेपर प्लेट बनाने का काम करती है। वो दोनों बहनें भी उसकी मदद कर सकती हैं, जिसके बदले वो उन्हें पैसे दे देगी। दोनों बहनें उस औरत के साथ काम करने लगती हैं। उधर वंदना का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है और वो अपने कुछ लोगों को दोनों बेटियों को ढूंढने के लिए भेजती है। लेकिन दोनों बहनें बस्ती से बाहर ही नहीं जाती थीं, इसलिए वो लोग उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? आखिर दोनों गई तो गई कहाँ? हे भगवान, एक तो मेरा गुस्सा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और उन्हें घर से निकाल दिया। अब क्या होगा मालकिन? कुछ नहीं, उन्हें ढूंढना ही होगा। और पूरे 2 महीने हो जाते हैं। दोनों बहनें एक दिन पैसे मिलने पर अपने घर के लिए जरूरी सामान लेने मार्केट जाती हैं। करिश्मा, तुम्हें पता है ना,
हम लोग कितना पैसा खर्च करते थे, लेकिन आज अपनी कमाई के थोड़े से पैसों से सामान लाते हुए सचमुच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मुझे भी हो रही है और सोच रही हूँ जितना हो सके उतना कम सामान लें ताकि पैसे बच जाएं। फिर दोनों बहनें सामान लेकर अपने घर आ जाती हैं। वहीं वंदना का एक आदमी उन दोनों बहनों को देख लेता है और उनके घर का पता लगते ही वो सीधा वंदना के पास जाता है। मैडम जी, मैं तो एक बार को पहचान ही नहीं पाया। दोनों बहनें बहुत ही कमजोर लग रही थीं और वो ऐसी जगह पर रहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे अभी के अभी उनसे मिलने जाना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर उन दोनों का कसूर ही क्या था? इतने रुपए पैसे का मैं क्या करूंगी अगर मेरी बेटियां ही खुश नहीं होंगी। फिर वंदना उस आदमी के साथ उस बस्ती में जाती है। बस्ती में पहुंचते ही वंदना अपने मुंह पर साड़ी का पल्ला रख लेती है। छी छी, कितनी गंदी जगह है। वो दोनों यहाँ रह रही हैं। अब क्या बताऊं मैडम, बस वो सामने उनका घर है। वंदना जब उनके घर के बाहर जाती है तो दरवाजा खुला हुआ था। दोनों बहनें बैठकर दाल चावल खा रही थीं। अपनी माँ को वहां देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। अपनी माँ से सॉरी नहीं बोल सकती थी, लेकिन यहाँ बैठकर दाल चावल खा सकती हो? सॉरी बोला तो था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दोनों खड़ी हो जाओ और घर चलो। नहीं मम्मी, हम दोनों यहीं पर ठीक है। आपको फिर गुस्सा आएगा और आप हमें फिर से घर से बाहर निकाल दोगी, क्योंकि हम अपनी आदत को नहीं सुधार सकते। देखो, मेरे साथ घर चलो। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है। ठीक है, हम दोनों बहनें आपके साथ चलेंगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। ठीक है, मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तुम दोनों चलो, फिर अपनी शर्त भी बता देना। नहीं, पहले आप हमारी शर्त पूरी करेंगी। फिर दोनों बहनें वंदना से कहती हैं कि हर महीने वो यहाँ के बच्चों की आर्थिक मदद करेंगी, और वंदना अपनी बेटियों की बात मान लेती है। दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। अब दोनों बहनें हर महीने बस्ती में जाती और लोगों की मदद करती। वहां के लोगों को साफ सफाई के लिए प्रोत्साहित करती, और उन दोनों बहनों की मदद से धीरे धीरे बस्ती अब साफ सुथरी बस्ती बन गई थी। मम्मी, हम जानते हैं कि हमने शर्त रखी तो आप ये काम करने दे रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, आप बहुत अच्छी माँ हो। आप हमसे बहुत प्यार करती हो, ये बात हमें पता चल गई है। हाँ, और तुम्हारी इस हरकत से मुझे भी पता चल गया है कि तुम दोनों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और फिर उन सब के बीच की उलझन खत्म हो जाती है।